अस्सलाम वालेकुम, आई एम सफ्तान अली, लेक्चरर बॉटनी इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज का हमारा लेक्चर होगा क्रोमोसोमल अब्रेशंस पे, या दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि ये लेक्चर मियोटिक एरर्स के बारे में है, जिसमें हम देखेंगे कि मियोसिस के प्रोसेस के दौरान कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मिस्टेक्स हो सकती हैं, और फिर उनसे आगे चल के किस तरह के सिंड्रोम या डिजीजेस सामने आ सकती हैं। तो बहुत डिटेल में लेक्चर होगा, जिसमें हम क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स देखेंगे दो तरह से। एक हम देखेंगे कि अगर क्रोमोसोम नंबर एबनॉर्मल होता है तो उससे कौन से प्रॉब्लम आएंगे, और दूसरा हम देखेंगे कि अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में एबनॉर्मलिटीज आती हैं तो उनसे कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो आगाज करते हैं। सबसे पहले क्रोमोसोमल अब्रेशंस क्या है। क्रोमोसोमल अब्रेशन, जिन्हें हम क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज भी कहते हैं, दे आर डिसऑर्डर्स। ये डिसऑर्डर्स हैं कि एक चीज को जैसे होना चाहिए था वैसे नहीं है, चाहे वो फायदा दे या नुकसान। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको नुकसान ही नजर आएगा। तो ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज ऐसे डिसऑर्डर्स हैं दे विच कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रक्चरल चेंजेस और न्यूमेरिकल चेंजेस। या तो स्ट्रक्चर में चेंज आ रही है या न्यूमेरिकली चेंज आ रही है, क्रोमोसोम्स की तादाद कम या ज्यादा हो रही है। तो इसमें जो मशहूर तरीन केसेस हैं, एक तो हमें देखने को मिलेंगे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में, और दूसरा हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे कि क्रोमोसोम का कोई पार्ट डिलीट हो गया या डुप्लीकेट हो जाता है या अपने आप को रीअरेंज कर लेता है। तो ये सारे के सारे केसेस आते हैं क्रोमोसोमल अब्रेशंस में। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। पहली दफा लेट 19th सेंचुरी में, 19वीं सदी के बाद वाले हिस्से में ये देखने को मिला कि क्रोमोसोम के अंदर अगर कोई चेंजेस आती हैं तो वो आगे चल के बहुत सारी ह्यूमन डिजीजेस की वजह बन सकती हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला जो केस सबसे ज्यादा स्टडी किया गया वो 1959 में जेरोम लूजोन, इससे ये फ्रेंच नेम है, इसे हम जेरोम पढ़ते हैं, इसे हम लू बर्न की तरह जर्न पढ़ते हैं, तो जेरोम लूजर्न। इन्होंने डिस्कवर किया था डाउन सिंड्रोम को। डाउन सिंड्रोम तब होता है जब क्रोमोसोम नंबर 21 में ट्राइसोमी होती है। तो यहां से एक पूरा नया फील्ड शुरू हुआ जिसमें बहुत सारी ऐसी डिजीज स्टडी की जाने लगी जो कि क्रोमोसोम नंबर में चेंजेस से होती थी। तो ये एक हिस्टोरिकल आप कह सकते हैं कि ब्रेक थ्रू था, जिसके जरिए मेडिकल साइंसेस का एक बिल्कुल नया डिसिप्लिन शुरू हो गया। क्रोमोसोमल ऑपरेशंस को समझने से पहले आपको देखना पड़ेगा एक नॉर्मल ह्यूमन कैरियोटाइप क्या होती है, यानी कि नॉर्मल ह्यूमन क्रोमोसोम्स क्या है। कैरियोटाइप में सब कुछ ही आ जाता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, साइज ऑफ क्रोमोसोम, शेप ऑफ क्रोमोसोम्स, फिर क्रोमोसोम्स की पूरी अरेंजमेंट, एक पूरा आप फ्लो शीट कह सकते हैं। तो नॉर्मली हमारे पास है 46 क्रोमोसोम। फीमेल के पास यूं होता है कि मेल और फीमेल के पास 44 क्रोमोसोम तो सेम टू सेम होते हैं। फीमेल के पास जो आखिरी पेयर होता है वो डबल एक्स होता है और मेल के पास होता है एक्स वाई। हम पहले बात करते हैं 44 क्रोमोसोम्स की। 44 क्रोमोसोम यानी कि 22 पेयर्स। साइंटिस्ट ने इनको नंबरिंग जो दी है कि जो सबसे बड़ा क्रोमोसोम है वो वहां से आगाज किया और फिर तरतीब देते गए। सबसे बड़ा क्रोमोसोम क्रोमोसोम नंबर 1, फिर उसके बाद क्रोमोसोम नंबर 2, फिर क्रोमोसोम नंबर 3। तो जो स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम था उसको नंबर दिया गया क्रोमोसोम नंबर 22। जबकि जो सेक्स क्रोमोसोम है, फीमेल के अंदर XX और मेल के अंदर XY, इसको क्रोमोसोम नंबर 23 का नाम दिया जाता है। तो ये है नॉर्मल ह्यूमन कैरियोटाइप। अब ये अगर इसमें चेंजेस आएंगी तो उसे हम क्रोमोसोमल अब्रेशन कहेंगे। हम क्यों पढ़ना चाह रहे हैं क्रोमोसोमल अब्रेशन? क्योंकि ये क्लिनिकली ये हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। नंबर एक तो जो आपको एबॉर्शन के केसेस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं या मिस कैरिज के केसेस देखने को मिलते हैं, तो वो साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि वो क्रोमोसोमल अब्रेशन से होते हैं। तो 50% जो केसेस होते हैं उसमें चाइल्ड पहले 3 महीनों के अंदर ही मिस कैरिज का शिकार हो जाता है। दूसरा, अगर बच्चा सरवाइव कर गया, वो बड़ा हो गया, उसके अंदर डिफेक्ट मौजूद है लेकिन वो सरवाइव कर गया, उसकी डेथ नहीं हुई, तो वो अगली नस्लों में प्रॉब्लम चलेगा। तो 0.5 से 1% तक जो एबनॉर्मलिटीज होती हैं वो अगली नस्ल में चल पड़ती हैं। फिर आपको अपने इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे बच्चे देखने को मिलते हैं जो जहनी तौर पर कमजोर होते हैं। एक तो होता है कि जहनी तौर पर कमजोर होना, पढ़ाई में कम, पढ़ाई में तवज्जो होना, वो बात नहीं है, चीजों को समझ ही ना पाना, यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इसके लिए टर्म यूज की जाती है। तो वो जो केसेस होते हैं वो आप जब उसका टेस्ट करवाते हैं तो बहुत सारे साइटोजेनेटिक फैक्टर दिखाई देते हैं, और ये साइटोजेनेटिक जो फैक्टर्स होते हैं इनके पीछे क्रोमोसोमल ऑपरेशंस मौजूद हैं। फिर कैंसर की भी बहुत सारी वजूहात सोमैटिक क्रोमोसोमल अब्रेशन से सामने आती हैं। जिस तरह की इसकी एग्जांपल है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम,
तो ये भी कैंसर की वजह बनता है। अब हम देखते हैं क्रोमोसोमल अबरेशंस की टाइप्स। तो क्रोमोसोमल अबरेशंस की हम क्लासिफिकेशन यूं करेंगे कि दो तरह के क्रोमोसोमल अबरेशन होते हैं। अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में गड़बड़ हुई तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर स्ट्रक्चर में डिस्टर्बेंस हुई तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में डिस्टर्बेंस दो तरह की होती है। इसके लिए आपको पहले एक वर्ड को समझना पड़ेगा। एक वर्ड है रूटीन में यूज करते हैं, प्लाइड या प्लाइडी। इसका मतलब होता है मल्टीपल, यानी कि आप कहते हो डिप्लाइड, हैप्लाइड, मोनोप्लाइड। प्लाइड का मतलब है मल्टीपल, यानी कि नंबर ऑफ सेट्स। जब आप कहते हो मोनोप्लाइड तो आप कहते हो कि उस ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेट 1 है। आप अगर डिप्लाइड है तो आपके पास क्रोमोसोम्स के 2 सेट हैं। ट्रिप्लाइड के पास क्रोमोसोम्स के 3 सेट होंगे, टेट्राप्लाइड के पास 4, हेक्साप्लाइड के पास 6। तो प्लाइडी असल में होती है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं। अब जब आप बात करते हो क्रोमोसोमल अबरेशन के केसेस की, तो उसमें न्यूमेरिकल अबरेशन में पहला केस है एन यूप्लाइडी और दूसरा है यूप्लाइडी, जिसके लिए टर्म यूज की गई है पॉलीप्लाइडी। एन यूप्लाइडी में ये होता है कि जो ट्रू नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। एन का मतलब होता है एब्सेंस, किसी लफ्ज के शुरू में एन या ए लग जाए उसको अंदर एब्सेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास क्रोमोसोम के एक पेयर हो तो 23 क्रोमोसोम्स होंगे, 2 पेयर हो तो 46 होंगे, 3 पेयर होंगे तो 69 होंगे। लेकिन अगर क्रोमोसोम का पेयर या आप सेट की बात कर लें, अगर आपके अंदर क्रोमोसोम के सेट पूरे के पूरे कम या ज्यादा होने की वजह सिर्फ एक आध क्रोमोसोम कम या ज्यादा हो जाए तो उसे एन यूप्लाइडी कहेंगे। यानी कि अगर बात चल रही है 23, 46, 69, 92, तो ये सारे 23 के मल्टीपल हैं। 23 का एक मल्टीपल, 2 मल्टीपल, 3 या 4, ये यूप्लाइडी के केसेस हैं। लेकिन अगर क्रोमोसोम हो 24 या 22, 45 या 47, 68 या 70, 91 या 93, तो वो एक आध क्रोमोसोम कम या ज्यादा है, पूरे का पूरा सेट कम या ज्यादा नहीं है। तो अगर एक आध क्रोमोसोम कम या ज्यादा हो रहा है तो उसे हम एन यूप्लाइडी कहते हैं, और अगर पूरे का पूरा सेट कम या ज्यादा हो रहा है तो उसे यूप्लाइडी या पॉलीप्लाइडी कहते हैं। एन यूप्लाइडी की पहली टाइप है ऑटोसोमल एन यूप्लाइडी, जिसमें बाद या प्रॉब्लम जो भी होगा वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स में होगा कि क्रोमोसोम नंबर 1 में इश्यू है, 2 में इश्यू है, 3 में इश्यू है, और हम ज्यादा इसी को पढ़ेंगे। और अगर एक्स या वाई क्रोमोसोम कम या ज्यादा हो रहा है तो उसे हम सेक्स क्रोमोसोम की एन यूप्लाइडी कहते हैं। ऑटोसोमल एन यूप्लाइडी में ट्राइसोमी, मोनोसोमी आपको देखने को मिलेगी, जिसकी एग्जांपल है डाउन सिंड्रोम, पेटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, या फिर इसमें कुछ कैंसर के केसेस हैं। जबकि सेक्स क्रोमोसोम की एन यूप्लाइडी में अगर एक प्रॉब्लम क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसकी एग्जांपल है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डबल XY, और अगर एक क्रोमोसोम कम आ रहा है तो उसकी एग्जांपल है टर्नर सिंड्रोम, यानी कि XO क्रोमोसोम। अगर हम पॉलीप्लाइडी की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स ज्यादा हैं, यानी कि 3-3 सेट हैं हर क्रोमोसोम के, ये 4-4 हैं। तो ट्राइप्लाइडी, टेट्राप्लाइडी या हेक्साप्लाइडी के लिए 6, जो आप गंदुम खाते हैं रूटीन में वो हेक्साप्लाइड वेट है। तो उसके अंदर हर क्रोमोसोम के 6 सेट हैं, 7 क्रोमोसोम है, हर एक के 6 सेट, तो टोटल 42 क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। स्ट्रक्चरल ऑपरेशंस की बात करें तो इसमें अनबैलेंस्ड या बैलेंस्ड ऑपरेशंस हैं। अनबैलेंस्ड में डिलीशन हो रही है या डुप्लीकेशन हो रही है, बैलेंस्ड में कुछ गेन या लॉस नहीं हो रहा, चीजें बस अपनी जगह बदल रही हैं, तो उसकी एग्जांपल है इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन। इनको हम डिटेल में भी देखेंगे। तो आगाज में सबसे पहले हम चेक करेंगे न्यूमेरिकल ऑपरेशंस, और न्यूमेरिकल ऑपरेशंस में पहला केस है एन यूप्लाइडी, द प्रेजेंस ऑफ एन एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम कम या ज्यादा हो गया, अगर कम हो गया तो जो क्रोमोसोम कम होगा वो डाइसोमी की बजाय मोनोसोमी में रह गया। तो इसकी एग्जांपल है हमारे पास मोनोसोमी या टर्नर सिंड्रोम, जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होता है। टर्नर सिंड्रोम में होता क्या है कि फीमेल की जो नेक होती है वो वेब्ड होती है, यानी कि जो उसकी नेक होगी उस पर स्किन फोल्डिंग आपको दिखाई देगी। हाइट कम होती है, लो पोस्टीरियर हेयर लाइन, लो सेट ऑफ एयर्स। जो चेस्ट है ब्रॉड होती है, शील्ड लाइक चेस्ट होती है। हैंड्स और फीट की अगर हम बात करें तो ये स्वोलन होते हैं, पफिनेस देखने को मिलती है। और अगर हम स्केलेटल प्रॉब्लम्स की तरफ देखें तो जो पैर हैं वो थोड़े से मुड़े हुए दिखाई देते हैं। तो इनमें ओवरियन
इनसफिशियंसी होती है तो स्टीरिलिटी का प्रॉब्लम हो गया, हार्ट कंडीशंस एबनॉर्मल होती है, किडनी एबनॉर्मल होती है, हियरिंग डिफिकल्टीज हैं। तो एक एक्स क्रोमोसोम कम होने से इतना बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। इसके मुकाबले में ट्राइसोमी में क्या होता है, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, यानी कि 23 पेयर हैं, 22 पेयर तो नॉर्मल है, कोई सा भी एक पेयर अपने साथ अजाफी क्रोमेटिड रख रहा है, तो 2 की बजाय 3 आपको क्रोमेटिड देखने को मिलेंगे। उसकी एग्जांपल है ट्राइसोमी 21, जिसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। डाउन सिंड्रोम के अगर आप पेशेंट्स को देखें, पूरी दुनिया में ये एक जैसे दिखाई देते हैं। इनमें क्या होता है कि जो एपिथेलियल इनकी होती है लेयर आई की, उसमें फोल्डिंग देखने को मिलती है, एपिकेंथल फोल्ड्स होते हैं, जो आईज के दोनों कॉर्नर्स हैं उसमें फोल्डिंग होती है। फिर इनके पास क्या होता है, स्मॉल ईयर्स होते हैं, फ्लैट फेस इनका मोस्टली होता है। फिर इनकी जो समझने की सलाहियत है वो कम होती है। ये अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी सितारे जमीन पर, उसके अंदर जो एक टीम बनाता है चैलेंज्ड पर्सन्स की, तो उस टीम के अंदर जो ज्यादा केसेस थे वो डाउन सिंड्रोम के दिखाई दे रहे थे। फिर इनकी जो मसल टोन होती है वो बहुत लो होती है। ट्राइसोमी 18 एडवर्ड सिंड्रोम कहते हैं, ये आप कह रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। इसमें स्मॉल जा होता है, कान छोटे होते हैं, जो हाथ होते हैं वो ज्यादातर बंद रहते हैं, सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, कार्डियक डिफेक्ट देखने को मिलते हैं, और जो पैर होते हैं वो जरा अंदर को मुड़े हुए होते हैं। इसी तरह ट्राइसोमी 13, जिसे पेटाउ सिंड्रोम कहते हैं। अभी पेटाउ सिंड्रोम में क्या होता है, माइक्रोसेफेली, सर छोटा होता है, फिर इनका वो क्लेफ्ट पैलेट या क्लेफ्ट लिप्स आपको तालू कटा हुआ दिखाई देगा या होंठ कटे हुए दिखाई देंगे। तो ये वाला जो केसेस होते हैं ये पेटाउ सिंड्रोम में आते हैं। इसमें हार्ट प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं और एक्स्ट्रा फिंगर्स वगैरह के केसेस भी देखने को मिलते हैं। तो पॉलीडेक्टाइली के जो केसेस हैं वो इसके अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये ट्राइसोमी के प्रॉब्लम्स हैं। टेट्रासोमी कम देखने को मिलती है। टेट्रासोमी में ये होता है कि क्रोमोसोम क्रोमेटिड्स 2 होने की बजाय 4 हैं। अच्छा, डाइसोमी कैन बी अ प्रॉब्लम। अगर किसी के पास एक एक क्रोमेटिड होना चाहिए था और 2 हैं तो वो प्रॉब्लम है, 3 होने चाहिए थे, 2 हैं तो वो भी प्रॉब्लम है, यानी कि जितने होने चाहिए थे अगर उसकी बजाय 2 हैं तो वो प्रॉब्लम है। तो ये हमारे पास केसेस थे एन यूप्लाइडी के। यूप्लाइडी की बात करें तो यूप्लाइडी में मोनोप्लाइडी भी हो सकती है, पोलियोप्लाइडी भी हो सकती है। पोलीप्लाइडी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट एक्स्ट्रा होते हैं, यानी कि 2 की बजाय 3 सेट, 4 सेट, 5, 6 ये सेट हो सकते हैं। तो ट्रिप्लाइडी के केसेस तब देखने को मिलते हैं जब एक की फर्टिलाइजेशन 2 स्पर्म से हो जाए, या मियोसिस में प्रॉब्लम हो जाए, नॉन डिसजंक्शन हो जाए, कि एक स्पर्म को हैप्लॉइड होना चाहिए था वो डिप्लॉइड आ गया, या एग को हैप्लॉइड होना चाहिए था वो डिप्लॉइड आ गया, तो उसमें फिर n+2n मिलके 3n हो जाएंगे। तो ये हमारे पास केसेस देखने को मिलते हैं ट्रिप्लाइडी में। इनके मोस्टली जो होते हैं क्या होते हैं कि मिसकैरेज हो जाते हैं। टेट्राप्लाइडी ये लीथल होती है, इसमें डेथ हो जाती है। पोलीप्लाइडी के केसेस जो हैं वो प्लांट्स में स्पेसिफिकली होते हैं, कुछ तो नेचुरल होते हैं जिसे ऑटोपोलीप्लाइडी कहते हैं, कुछ साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स के जरिए करवाते हैं, उन्हें एलोपोलीप्लाइडी कहते हैं। तो ऑटोपोलीप्लाइडी के केसेस देखने को मिलते हैं कि जिस तरह जो गंदों में कभी डिप्लॉइड होती थी, फिर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो सेट है वो डबल हो गए, टेट्राप्लॉइड गंदम देखने को मिली, फिर हेक्साप्लॉइड गंदम भी हमें देखने को मिलती है। तो इसमें क्या होता है कि जो गैमीट्स हैं बाय चांस उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम नहीं हो सके, तो अगर नहीं हो सके तो फर्टिलाइजेशन के वक्त वो इजाफा कर देंगे। तो अगर गैमीट हैप्लॉइड होने की बजाय डिप्लॉइड ही रह गए तो 2n+2n क्या हो जाएंगे, 4n हो जाएंगे, या फिर 2n+n क्या हो जाएंगे, 3n हो जाएंगे। तो ये वाली चीज है। फिर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, एक तो इनके अंदर पोलिसोमी आ जाती है, कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा एनहांस हो जाते हैं, फर्टिलिटी कम हो जाती है और सेल का साइज बढ़ जाता है। तो बहुत सारे फ्लावर्स, फ्रूट्स, टोमेटो जो बाय टाइम बड़े हैं साइज में, तो इसी तरीके से बड़े हैं। तो इसकी एग्जांपल है पोटैटो। तो जो कल्टीवेटेड पोटैटो है ये इसका जो डिप्लॉइड होता है वो 4x है, यानी कि टेट्राप्लॉइड। अच्छा, अब यहां पर एक चीज समझ लें, एक होती है हर ऑर्गेनिज्म की नॉर्मल बॉडी कंडीशन जिसे 2n कहते हैं, और एक उसके गैमीट की कंडीशन होती है जिसे हाफ होती है, इसे n कहते हैं। इसका ताल्लुक मोनोप्लाइडी, ट्राइप्लाइडी, टेट्राप्लाइडी, हेक्साप्लाइडी से नहीं है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म में हेक्साप्लाइड हो सकता है और वो उसे हम ऐसे लिखेंगे, और उसके हैप्लॉइड को हम ऐसे लिखेंगे। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम शो करने के लिए हम साथ x लिखते हैं, यानी कि कितने मल्टीपल क्रोमोसोम्स हैं उसके लिए हम x की टर्म यूज करते हैं। तो ह्यूमंस डिप्लॉइड है और ह्यूमन का डिप्लॉइड 2x होता है, और ह्यूमन के गैमीट हैप्लॉइड है और ये x होता है। इसके मुकाबले में जो गंदुम का
2n है वो असल में 6x होता है, और उसका जो हैप्लॉइड गैमीट होता है वो उससे आधा यानी कि 3x होता है। तो इस कंडीशन को समझ लें, ये सोमैटिक सेल्स हैं, ये गैमीट है, ये सोमैटिक सेल्स हैं, ये गैमीट है। तो सोमैटिक सेल से गैमीट तक आते जाते क्रोमोसोम्स आधे रह जाने, वो 2x का आधा x होगा, 6x का आधा 3x का होगा। इसी तरह अल्फा अल्फा जिसे मेडिकागो सैटिवा कहते हैं या ऑटो टेट्राप्लाइड है, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। बनाना जो है मूसा स्पीशीज, ये भी हमारे पास एक केस है। ज्यादातर जो कल्टीवेटेड बनानास हैं वो ट्रिप्लाइड है, और ये बने थे डिप्लाइड और टेट्राप्लाइड वैरायटीज के दरमियान क्रॉस से। तो डिप्लाइड का हाफ जो होता है वो हैप्लाइड रह जाता है, यानी कि 2n का हाफ क्या होगा n, और टेट्राप्लाइड का जो हाफ होगा वो होगा 2n। अगर आप इनका आपस में क्रॉस करवा देंगे तो आपके पास जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो 3n होगी। इसी तरह जो वाटरमेलन है ये भी ट्रिप्लाइड्स हैं। एलो पॉलीप्लाइडी में साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स के जरिए ये कंडीशन लाते हैं पॉलीप्लाइडी की। तो एलो पॉलीप्लाइडी में हमारे पास केसेस हैं हाइब्रिडाइजेशन के, आप दो स्पीशीज को मिला के हाइब्रिड बना सकते हैं, बाय चांस बन सकते हैं, उसे हम स्पॉन्टेनियस क्रोमोसोमल डबलिंग कहते हैं। या कुछ साइंटिस्ट ऐसी केमिकल्स का यूज करते हैं जो क्रोमोसोम्स की डबलिंग करवा देते हैं, कॉल्चिसिन जिस तरह इस तरह के केमिकल्स हैं, तो उससे भी डबलिंग हो जाती है। तो इसमें इनहेरिटेंस डाइसोमिक होती है, क्रोमोसोम्स पेयर ओनली विद देयर ट्रू होमोलोग्स, क्रोमोसोम जस्ट अपने होमोलोग्स के साथ ही पेयर अप करते हैं। कुछ कंडीशंस फर्टाइल होती है, कुछ नॉन फर्टाइल भी होती है। तो बिकॉज पेयरिंग इज बाइवेलेंट, म्योसिस जो होती है वो नॉर्मल ही चलती है। हाइब्रिड विगर इसमें एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और पेपर में आता है। अगर जो डॉटर जनरेशन है वो पेरेंट जनरेशन से ज्यादा ताकतवर निकल आए तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं हाइब्रिड विगर, कि जो हाइब्रिड बना है दो वैरायटीज को मिलाकर वो ज्यादा स्ट्रेंथन्ड है, तो उसे हाइब्रिड विगर कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल एक ब्रेड व्हीट है, यानी कि ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम जो गंदम हम खाते हैं ये दो मुख्तलिफ गंदम की स्पीशीज के क्रॉस से बनाई गई है। उनमें एक ट्रिटिकम जुराटो है और एक है हमारे पास एगिलोप्स स्पेल्टॉइडस। तो इनके क्रॉस से हमारे पास जो है वो गंदम है जो आज हम खाते हैं। तो पहले इनके क्रॉस से बनी ट्रिटिकम टर्जिडम, फिर उसकी डबलिंग से फर्दर आगे क्रॉसिस से हमारे पास ट्रिटिकम एस्टिवम बनी। तो हम कुछ यूं करेंगे कि ट्रिटिकम जुराटो जो है इसके पास 14 क्रोमोसोम है, एगिलोप्स स्पेल्टाइडस के पास भी 14 क्रोमोसोम्स हैं। इनके क्रॉस से स्टीराइल हाइब्रिड बना, लेकिन क्रोमोसोम डबलिंग से जो 28 वाला बना है वो ट्रिटिकम टर्जिडम है। इसके हैप्लॉइड के पास होंगे 14 क्रोमोसोम। अब ये ट्रिटिकम टर्जिडम का क्रॉस एस्पिलोगस टूशी से हुआ, ये 14 और 28 के मिलने से 42 क्रोमोसोम्स वाले हमारे पास ट्रिटिकम एस्टिवम गंदम जो है वो देखने को मिलती है। तो दो दफा डबलिंग हुई है, पहली दफा डबलिंग हुई तो ट्रिटिकम टर्जिडम बना, दूसरी दफा हुई तो ट्रिटिकम एस्टिवम बना। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे ये पूछा जा सकता है कि ट्रिटिकम जुराटो में कितने क्रोमोसोम है, 14, ट्रिटिकम टर्जिडम में कितने हैं, 28, ट्रिटिकम एस्टिवम में कितने हैं, 42। तो ये क्वेश्चन कई तरह से आपसे पूछा जा सकता है। दूसरी एग्जांपल में गोसिपियम की एग्जांपल है, यानी कि कॉटन की। तो जो कॉटन है ये भी हमारे पास एलो टेट्राप्लाइड है। इट इज डेराइव्ड फ्रॉम हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन ओल्ड वर्ल्ड एंड न्यू वर्ल्ड डिप्लाइड स्पीशीज। पुरानी जो कॉटन है, जो न्यू कॉटन है, इनके क्रॉस है बनाई गई। इसी तरह ऑयल सीड रेप ब्रासिका नेपस, ब्रासिका नेपस बना है ब्रासिका रेपा और ब्रासिका ओलेरिसिया के क्रॉस से, तो इनके क्रॉस से ब्रासिका नेपस बनता है। स्ट्रॉबेरी जो है ये मुख्तलिफ दो स्पीशीज के क्रॉस से बनी है। एक ऑक्टाप्लाइड स्पीशी है, ये जो स्ट्रॉबेरी आज हम खाते हैं ये फ्रेजेरिया और एनानेसा इनके क्रॉस से बनी है। तो ये हमारे पास थी न्यूमेरिकल ऑपरेशंस। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल ऑपरेशंस की। तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे भी ऑपरेशन हो सकती है। वो दो तरह की है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। तो बैलेंस में क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो वही का वही रहता है, ना इजाफा होता है ना कमी होती है। तो इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन इसमें आ जाएगी। अनबैलेंस में या तो कुछ मटेरियल लूज हो जाता है, जाया हो जाता है, या फिर कुछ नया आ जाता है। तो इसे डिलीशन डुप्लीकेशन जो होती है वो केसेस आपको इसमें भी देखने को मिलेंगे, या अनबैलेंस ट्रांसलोकेशन भी इसी के अंदर काउंट होगी। होता क्या है, प्रॉब्लम कहां पे आता है? प्रॉब्लम या तो आता है नॉन डिस्जंक्शन के दौरान, मियोसिस 1 या मियोसिस 2 में, या फिर एनाफेज लैग, यानी कि जब एनाफेज हो रही होती है उसमें एक क्रोमोसोम पीछे रह जाता है तो वो डॉटर न्यूक्लियस का हिस्सा
नहीं बन पाता तो उससे भी प्रॉब्लम आती है। माइटोसिस के अंदर भी नॉन रिजेक्शन हो सकती है, समटाइम्स डीएनए ब्रेकेज हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का आपस में जुड़ना है या अलग होना है उसमें प्रॉब्लम आ सकता है, या होमोलोगस की रिकॉम्बिनेशन में एरर आ सकता है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस करते हैं और उसमें जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करके अलग हो जाते हैं। अगर उसमें एरर आ जाता है रिकंबाइन होते वक्त तो उससे भी कुछ जीन्स जाया हो सकती हैं। तो इसमें सबसे पहला केस है डिलीशन का। डिलीशन में दो तरह की डिलीशन है, टर्मिनल या इंटरस्टिशियल। टर्मिनल डिलीशन ये होती है कि ये आपके पास एक क्रोमोसोम है, या अगर इसका ये हिस्सा डिलीट हो जाता है या ये हिस्सा डिलीट हो जाता है तो इसे टर्मिनल डिलीशन कहेंगे। लेकिन अगर किसी क्रोमोसोम का सेंटर से कोई हिस्सा डिलीट हो जाता है तो उसे हम इंटरस्टिशियल डिलीशन कहेंगे। तो इंटरनल पार्ट डिलीट होने को इंटरस्टिशियल और टर्मिनल डिलीट होने को टर्मिनल डिलीशन। सिंपल सी बात है कि अगर दो तीन जीन्स भी जाया होगी तो उनका फंक्शन नहीं हो सकेगा, वो लीथल हो सकता है या उससे बीमारियां हो सकती हैं। तो क्लिनिकल इसकी एग्जांपल है क्राइड्यूकैट डिजीज। इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम का जो 5p आर्म है, क्रोमोसोम नंबर 5 का जो अपर आर्म है, पी आर्म है, वो लॉस हो जाता है, शॉर्ट आर्म में जाया हो जाता है। तो उससे जो बच्चा है उसके रोते वक्त कैट जैसी हाई पिच वॉइस निकलती है। पॉसिबल क्वेश्चन क्या है, एक तो इन दोनों का फर्क। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है क्राइड्यूकैट किस वजह से होती है, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन। आपने वो उसमें से आंसर चूज करना होगा। डुप्लीकेशन की वजह से भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसकी एग्जांपल है चेरकोट मैरी टूथ डिजीज। बस इसका नाम याद कर लें तो ये हमारे पास क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन है। अब डुप्लीकेशन भी कई तरह की हो सकती है, टेंडम डुप्लीकेशन हो सकती है, टेंडम हो सकती है। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर ये ए बी सी डी ई एफ जी है, इसमें से फॉर एग्जांपल बी सी रिपीट हो जाता है, तो बी सी रिपीट होने के बाद ये क्या बन जाएगा, ए बी सी, फिर बी सी और फिर डी ई एफ। अगर चीज डुप्लीकेट होने के बाद असल सीक्वेंस के पास ही रहती है उसे टेंडम डुप्लीकेशन कहते हैं। ये टेंडम डुप्लीकेशन नॉर्मल भी हो सकती है, रिवर्स भी हो सकती है। तो उसमें फिर हो जाएगा ए बी सी, आगे बीसी की वजह सी बी डी ई एफ। तो डुप्लीकेशन साथ ही हो रही है लेकिन सेम सीक्वेंस में भी हो सकती है, रिवर्स में भी हो सकती है। इसी तरह डुप्लीकेशन थोड़ा सा डिस्टेंस पे हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है ए बी सी, बी डुप्लीकेट हुआ लेकिन डुप्लीकेट होकर दूर चला गया है, तो उस सूरत में ये हमारे पास जो सीक्वेंस है वो दूर चली गई। जो दूर होकर गई है वो सेम सीक्वेंस में भी जा सकती, दूर भी। इसी की एग्जांपल ले लेते हैं। ये फॉर एग्जांपल डुप्लीकेट होके हो जाता है ए बी सी डी बी सी ई एफ जी। अब यहाँ पे बी सी डुप्लीकेट हुआ लेकिन दूर जाके डुप्लीकेट हुआ तो इसे नॉन टेंडम कहेंगे। नॉन टेंडम नॉर्मल भी हो सकती है, रिवर्स भी हो सकती है। इसके बाद केस है इन्वर्जन का। इसमें क्या होता है कि अगर क्रोमोसोम का कोई हिस्सा अपने मेन क्रोमोसोम से सेपरेट हुआ है लेकिन वापस आके लगा इन्वर्ट होकर, तो उसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। इसके दो केसेस हो सकते हैं, पैरासेंट्रिक और पेरिसेंट्रिक। अगर इन्वर्ट होने वाला पार्ट अपने पास सेंट्रोमियर नहीं रख रहा तो उसको पैरासेंट्रिक कहते हैं, और अगर सेंट्रोमियर उसका हिस्सा है तो उसे पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन कहते हैं। इसके अब अगर हम एग्जांपल देखना चाहें पैरासेंट्रिक या पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन की, तो ये हमें देखने को मिलेगी। ये मैं आप लोगों के लिए ड्रा कर देता हूं। फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम है ए बी सी डी ई, ये इसके मुख्तलिफ हिस्से हैं। हम कह देते हैं कि इसका कोई हिस्सा डिलीट हो गया है और वापस आकर जब लगा तो इन्वर्ट होकर लगा है। तो ये इस तरीके से है बी ए सी डी ई, ना किसी चीज का इजाफा हुआ ना किसी चीज की कमी हुई, बैलेंस्ड ही काम चल रहा है। लेकिन चीजें जब वापस आई है तो इन्वर्ट होकर आई है, तो ये आपके पास हो गया इन्वर्जन। अब इसमें सेंट्रोमियर को इन्वॉल्व नहीं होना पड़ा, जो कुछ हुआ है वो सेंट्रोमियर की एक साइड पर ही हुआ है, तो ये आपके पास कहलाएगी पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। लेकिन अगर इन्वर्जन कुछ इस तरीके से हो कि ये बी और सी इन्वर्ट हो, यानी कि जो चीजें इन्वर्ट हो रही हैं उनमें से एक सेंट्रोमियर की एक साइड पर है, दूसरी चीज दूसरी साइड पर है, तो इसको पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन कहते हैं। इसके बाद है ट्रांसलोकेशन, चेंज इन लोकेशन। ट्रांस चेंज को कहते हैं, लोकेशन किसी चीज की पोजीशन को कहते हैं। तो अगर एक क्रोमोसोम का कोई पार्ट किसी दूसरे क्रोमोसोम पर अटैच होता है, सेम पर नहीं किसी दूसरे क्रोमोसोम पर, तो इसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं। इसकी एक एग्जांपल है रेसिप्रोकल, एक है नॉन रेसिप्रोकल और एक है हमारे पास रॉबर्टसोनियन। तो इसको हम एग्जांपल के जरिए देखते हैं।
तो यहां पर आप रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन देखें, ये एक क्रोमोसोम है, ये कोई दूसरा क्रोमोसोम है, इनमें ब्रेकेज बनते हैं और ब्रेकेज के बाद क्या होता है कि इसका कोई पार्ट इसको मिल जाता है और इसका कोई पार्ट इसको मिल जाता है। अब ये होमोलोगस नहीं थे तो हम इसको क्रॉसिंग ओवर तो कहेंगे नहीं, ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये कुछ और तरह का दिखता है, ये कुछ और तरह का। ऐसे क्रोमोसोम जो ना साइज में सेम है ना शेप में सेम है, वो होमोलोगस नहीं होते। तो ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज कर रहे हैं, ये रेसिप्रोकल आपके पास ट्रांसलोकेशन होगी। नॉन रेसिप्रोकल में क्या हुआ है कि इसी तरह ये निक्स बने, लेकिन एक का पार्ट दूसरे के पास गया है, यानी कि इसका पार्ट इसके पास आ गया, इसका कुछ इसके पास नहीं आया, ये नॉन रेसिप्रोकल है, अदला बदली नहीं हुई, एक का पार्ट बस दूसरे तक पहुंचा है। और एक होती है रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन, इसमें क्या होता है कि ये डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं, दोनों के लॉन्ग आर्म्स आपस में जुड़ जाते हैं और दोनों के शॉर्ट आर्म्स ऑलमोस्ट अजाया ही हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। तो फर्क आपको समझ में आ रहा होगा, एक में अदला बदली हो रही है वो रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन है, एक में जस्ट एक क्रोमोसोम अपना पार्ट दूसरे को दे रहा है, ये नॉन रेसिप्रोकल है, और एक में दोनों ही अपने शॉर्ट आर्म को जाया करके लॉन्ग आर्म्स को कनेक्ट कर रहे हैं, ये रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन कहलाती है। इसके बाद दो न्यू कंसेप्ट हैं आप लोगों के लिए, एक है आइसोक्रोमोसोम, एक है रिंग क्रोमोसोम। आइसोक्रोमोसोम क्या होता है कि आपके पास एक क्रोमोसोम इस तरीके से है जिसके पास लॉन्ग आर्म्स भी हैं और शॉर्ट आर्म्स भी हैं। अब हुआ यह कि जब इन्हें एक दूसरे से सेपरेट होना था, इन्हें होना चाहिए था इस अंदाज में, ये अलग हो जाए, ये अलग हो जाए, लेकिन अगर ये उसकी बजाय मिस्टेकनली ऐसे अलग हो जाएं तो आपके पास जो नए क्रोमोसोम होंगे वो इस तरीके से होंगे, दोनों शॉर्ट आर्म्स एक साइड पर, दोनों लॉन्ग आर्म्स एक साइड पर। तो ये वाला प्रॉब्लम क्या करेगा, आइसोक्रोमोसोम्स प्रोड्यूस कर देगा, जिनके दोनों आर्म एक जैसे हो जाएंगे, तो इसको हम आइसोक्रोमोसोम प्रॉब्लम कहते हैं। इसमें दोनों पी आर्म एक तरफ चले जाएंगे, दोनों क्यू आर्म एक तरफ आ जाएंगे। इसके बाद है रिंग क्रोमोसोम। सम टाइम क्या होता है कि एक क्रोमोसोम के जो टर्मिनल एंड्स है वो एक दूसरे से कट हो जाते हैं, और कट होने के बाद वो पूरा क्रोमोसोम एक रिंग की शक्ल तैयार कर लेता है, उसको हम रिंग क्रोमोसोम कहते हैं। तो इसके ये आर्म भी जाया, ये आर्म भी जाया, ये दरमियान का हिस्सा जो है वो किसी एक साइड पर आ जाएगा और पूरी एक रिंग बन जाएगी, इसको हम रिंग क्रोमोसोम कहते हैं। तो यहां पर आप केसेस देख लें, ये एक क्रोमोसोम था, इसके सारे एक जैसे आर्म एक तरफ चले गए, दूसरे दूसरी तरफ चले गए, ये आइसोक्रोमोसोम है। दूसरा केस रिंग क्रोमोसोम का है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, डाउन सिंड्रोम का भी हमने देखा, क्रोमोसोम नंबर 21 का प्रॉब्लम है, 46 की बजाय 47 क्रोमोसोम, क्योंकि एक 21 नंबर क्रोमोसोम अजाफी आ गया। एडवर्ड सिंड्रोम में क्रोमोसोम नंबर 18 का इशू है, 47 क्रोमोसोम। पटाऊ में भी क्रोमोसोम नंबर 13 का मसला है, 47 क्रोमोसोम, एक एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ रहा है। ये उनके साथ साथ सिम्टम्स लिखी हैं जिन्हें पीछे डिस्कस करके आ रहे हैं। इनके होने के चांसेस कितने होते हैं कि ये जो डाउन सिंड्रोम होता है इसमें मियोसिस 1 डिसजंक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, 4% चांसेस होते हैं रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन के, और 1% होते हैं मोजेसिज्म के। एडवर्ड सिंड्रोम में नॉन डिसजंक्शन भी हो सकती है, लीथल इश्यूज भी हो सकते हैं। पेटाउ सिंड्रोम में नॉन डिसजंक्शन के इश्यूज हो सकते हैं। टर्नर सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम माइनस हो सकता है तो 45 हो सकते हैं। क्लाइनफेल्टर में एक इजाफी हो सकता है, 47 हो सकते हैं। क्राइडियोकैट में क्रोमोसोम नंबर 46 का जो प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर 5p का शॉर्ट आर्म जो है वो डिलीट हो सकता है। डाई जॉर्ज में क्रोमोसोम नंबर 22 के शॉर्ट आर्म का जीन नंबर जो बैंड नंबर 11 है उसमें सेकंड पैटर्न जो है वो डिलीट हो सकता है। तो ये इनके अंदर मुख्तलिफ तरह के प्रॉब्लम है। इनको डायग्नोस करने के लिए आजकल डिफरेंट टेक्निक्स हैं। एक तो है कन्वेंशनल कैरियोटाइपिंग, आप क्रोमोसोम्स की बेंडिंग स्टेनिंग करके देख लें, उससे आपको नॉर्मल क्रोमोसोम्स और एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स को कंपेयर करने में आसानी रहेगी। लेकिन ये आप सिर्फ वहां पे कर सकते हैं अगर क्रोमोसोम्स के अंदर बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि एक क्रोमोसोम इजाफी है या कम है, तो उनको आप नॉर्मल कैरियोटाइपिंग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्रोमोसोम्स की स्टडी के लिए आप मुख्तलिफ तरह की टेक्निक यूज करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जैसी टेक्निक यूज करते हैं, या फिर बेंडिंग टेक्निक्स या ब्लोटिंग टेक्निक्स यूज करते हैं, तो वो कन्वेंशनल कैरियोटाइपिंग की बुनियाद बनती है। लेकिन अगर छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं तो उस सूरत में आपको डीएनए सीक्वेंसिंग की डीप लेवल पर जाकर इन सिटो हाइब्रिडाइजेशन करवानी पड़ेगी। उसके लिए फ्लोरिसेंस टेक्निक्स हैं या फिर रेडियो एक्टिव प्रोबिंग यूज करते हैं। हम डिफेक्टिव जीन्स को फाइंड आउट करते हैं
उसके लिए स्पेसिफिक टेक्निक्स लगती हैं। हम एक नॉर्मल डीएनए सीक्वेंस को ढूंढने के लिए एक प्रोब भेजते हैं, और अगर वो प्रोब बाइंड ना कर सके तो वो प्रॉब्लम आ जाती है। तो फिर हम एबनॉर्मल प्रोब ढूंढते हैं, वो बनाकर भेजते हैं, वो जाकर एबनॉर्मल जीन को ढूंढ लेगा। फिर इसी तरह क्रोमोसोम माइक्रो अरेंजमेंट एनालिसिस है, जिसे माइक्रो एरे एनालिसिस कहते हैं, सीएमए। इसके जरिए भी हम एबनॉर्मल जो क्रोमोसोम्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिस मोस्ट एडवांस टेक्निक है, इसके जरिए भी हम डीएनए सीक्वेंसिंग कर सकते हैं और ढूंढ सकते हैं कि डीएनए के सीक्वेंस में कहां पर प्रॉब्लम आ रही है। तो ये हो गया कि क्रोमोसोमल एब्रेशंस क्या हैं, दो तरह के हैं, इनमें प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, एग्जांपल्स क्या होते हैं, इनको आइडेंटिफाई करने के प्रोसीजर्स क्या होते हैं, ये सारी डिटेल्स हमने डिस्कस कर दी हैं। फिर भी अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।